हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे एंटी फाइलेरियल ड्रग के बारे में। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स अपन को डिस्कस करने हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो अपन को सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। कॉज, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अल्टरनेट ड्रग्स क्या हो सकती हैं अगर अपनी मेन ड्रग अवेलेबल नहीं है तो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फाइलेरियल ड्रग क्या है, और आयुर्वेदिक हर्ब्स हैविंग एंटी फाइलेरियल एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी फाइलेरियल ड्रग्स क्या होती हैं? दोज ड्रग्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय फाइलेरिया, जो फाइलेरिया को ख़त्म करने का काम करती हैं उसे एंटी फाइलेरियल ड्रग कहते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फाइलेरिया क्या होती है। उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले अपन दो टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, पैरासाइट्स और होस्ट, जिससे आपको एंटी फाइलेरियल ड्रग्स को समझने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग होस्ट फॉर देयर नरिशमेंट एंड सर्वाइवल। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर नरिशमेंट और सर्वाइवल के लिए। ये मल्टीप्लाई और अंडरगोज डेवलपमेंट ऑन द होस्ट, मतलब ये अपना मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट दोनों होस्ट के अंदर ही करते हैं। फिर देखते हैं अपन होस्ट क्या है। तो होस्ट इज डिफाइंड एज अ ऑर्गेनिजम्स विच हार्बर्स द पैरासाइट्स एंड प्रोवाइड देम नरिशमेंट एंड शेल्टर। मतलब होस्ट ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट्स को रहने के लिए शेल्टर और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड इज रिलेटिवली लार्जर देन द पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज रहते हैं। फिर बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। तो फाइलेरिया इज़ अ पैरासिटिक डिसीज। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। हमने पहले पढ़ा था पैरासिटिक इंटरेक्शंस के बारे में। तो पैरासिटिक इंटरेक्शंस आर दोज इंटरेक्शंस इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज इज हार्म्ड। मतलब एक स्पीसीज जो है उसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरी स्पीसीज को हार्म हो रहा है। तो कैसे यहाँ पर जो फाइलेरिया है, जो पैरासाइट्स हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो हमारी बॉडीज में रह रहे हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है और हमारी बॉडी से वो नरिशमेंट ले रहे हैं। और होस्ट जो कि हमारी बॉडी है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि ये पैरासाइट्स हमारी बॉडी से नरिशमेंट को गेन कर रहे हैं। तो फाइलेरिया इज अ पैरासिटिक डिसीज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विथ राउंड वॉर्म्स स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। और ये स्प्रेड किससे होते हैं? मॉस्किटोस से और ब्लैक फ्लाइज से। बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डिसीज कॉल्ड हेलमिंथियासिस। बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्राफ्टी ब्रूजिया मलाई, इन विच वुचेरिया बेनक्राफ्टी इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइलेरियल पैरासाइट्स ऑफ द ह्यूमन। मतलब सबसे ज़्यादा फाइलेरियल पैरासाइट अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन में फाइलेरियासिस वुचेरिया बेनक्राफ्टी के कारण ही होता है। फिर बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो हैबिटेट में एडल्ट वॉर्म जो रहते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। अगर अपन फाइलेरिया को नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो जो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करे या फिर लिम्फेटिक सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करके पैरों की साइज़ को बढ़ा दे, जिसको अपन सामान्य भाषा में हाथी पाँव कहते हैं, तो उसको फाइलेरिया कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण इसके एडल्ट वॉर्म कहाँ पे पाए जाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। और माइक्रोफाइलेरी बेसिकली लार्वा रहते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं और मैच्योर होकर के एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही एडल्ट वॉर्म हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है और फ्लूइड के एक्युमुलेशन होने के कारण हमारे अपेंडेजेस में एनलार्जमेंट्स हो जाती हैं। फिर बात करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी की। तो पीरियोडिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोफाइलेरी अकर्स इन द ब्लड। तो वुचेरिया बेनक्राफ्टी इज नॉक्टर्नली पीरियोडिक, मतलब माइक्रोफाइलेरी का हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा नंबर रात में रहता है। तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, एंटी फाइलेरियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फाइलेरिया। तो जो कि फाइलेरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं उसको एंटी फाइलेरियल ड्रग्स कहते हैं। तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस एंटी फाइलेरियल ड्रग में डाईइथाइल कार्बामेज़ीन और एल्बेंडाजोल है और अल्टरनेट मेडिसिन आइवरमेक्टिन है। ठीक है। तो डाईइथाइल कार्बामेज़ीन ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में फाइलेरियासिस किन किन स्टेप्स की वजह से कॉज होता है, ताकि हम ये जान सके कि हमारी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और हमारी ड्रग किन किन स्टेप्स को इनहिबिट कर देगी जिससे हमारी बॉडी में फाइलेरियासिस कॉज नहीं होगा। तो जैसा कि अपन डिस्कस करके आ चुके हैं कि फाइलेरिया इज स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये मॉस्किटोज और ब्लैक फ्लाइज की मदद से स्प्रेड होता है। तो मॉस्किटो एक्ट एज अ इंटरमीडिएट और वेक्टर की तरह काम करता है। अब क्या होता है, जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते ही माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो रहते हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और वही मॉस्किटो जब किसी अनइन्फेक्टेड या फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो कि मॉस्किटो के अंदर थे वो अब अनइन्फेक्टेड या फिर हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और यही माइक्रोफाइलेरी लार्वा ग्रो होकर के एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में जा करके
एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में एक्यूमुलेट होने के बाद ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन को पैदा कर देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने के कारण हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे हमारे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, विच लीड्स टू द थिकनिंग ऑफ स्किन। और स्वेलिंग होने के कारण थिकनिंग ऑफ स्किन में थिकनिंग हो जाती है, विच में लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस। तो अब बात करते हैं हम डाईइथाइल कार्बामेजीन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इट इमोबिलाइजेस माइक्रोफाइलेरी। अब ये जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा थी हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रही थी, और ब्लड में सर्कुलेट होकर के यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में जा रही थी, जहाँ पे ब्लॉकेज कर रही थी, और लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज होने के कारण फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस कॉज कर रही थी। तो अगर इस माइक्रोफाइलेरी लार्वा का इमोबिलाइजेशन मूवमेंट नहीं होगा, जिससे फर्दर प्रोसेस आगे नहीं होगी, और फर्दर प्रोसेस के आगे ना होने से फाइलेरियासिस कॉज नहीं होगी। तो पहला कॉज तो ये होगा कि ये हमारे डाईइथाइल कार्बामेजीन ड्रग जो है वो इन माइक्रोफाइलेरी लार्वा को इमोबिलाइज कर देती है। दूसरा क्या करती है, दे अल्टर देयर सरफेस स्ट्रक्चर। मतलब ये ड्रग जो रहती हैं उस माइक्रोफाइलेरी लार्वा के स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती हैं। अब इन माइक्रोफाइलेरी लार्वा की सरफेस अल्टर्ड होने के कारण हमारी होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा ससेप्टेबल, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, जिससे वो माइक्रोफाइलेरी लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे फाइलेरियासिस कॉज नहीं होती है, और अल्टीमेटली फाइलेरियासिस कॉज नहीं हो पाती है। नाउ इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड ओरली, ठीक है, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है। इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे डाईइथाइल कार्बामेजीन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसके अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो इट में कॉजेज एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक एक्सेट्रा, ठीक है। इसकी डोज की अगर बात करेंगे तो 100 मिलीग्राम TDS 3 टाइम्स अ डे दी जाती है। इन फाइलेरियासिस डाईइथाइल कार्बामेजीन इज गिवन 2 मिलीग्राम पर kg फॉर 21 डेज। 21 डेज तक डाईइथाइल कार्बामेजीन ड्रग का यूज़ किया जाता है। 7 डेज माइक्रोफाइलेरी डिसअपीयर्स, पेशेंट बिकम्स नॉन इफेक्टिव टू मॉस्किटोज। 7 डेज के अंदर क्या होता है, माइक्रोफाइलेरी लार्वा हमारी बॉडी से डिसअपीयर हो जाते हैं। नॉट इफेक्टिव इन माइक्रोफाइलेरी, प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स एंड हाइड्रोसील्स। तो बेसिकली अगर हमारे स्क्रोटम सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो अगर इन माइक्रोफाइलेरी लार्वा का एक्यूमुलेशन हमारे स्क्रोटम सैक में हो गया है तो डाईइथाइल कार्बामेजीन ड्रग जो रहती है वो नॉट इफेक्टिव रहती है, नॉन इफेक्टिव रहती है। फिर बात करते हैं एंटीहिस्टामिन आर ऑल्सो गिवन टू रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। अब एक पॉइंट को ज़रा यहाँ पे समझिएगा कि जब हमारी बॉडी के होस्ट सेल्स जब इस फैगोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रोफाइलेरी लार्वा को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो उन माइक्रोफाइलेरी लार्वा से प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता है। वो प्रोटीन्स एंटीजेंस की तरह वर्क करते हैं, और उन एंटीजेंस के कारण हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन होने लगता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, और जिसके कारण हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उस एलर्जिक रिएक्शंस को रिड्यूस करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट में हम आयुर्वेदिक हर्ब्स हैविंग एंटीफाइलेरियल एक्टिविटीज़ आर। सबसे पहला है उसमें बिल्व, ठीक है, एग्लेमार्मेलोज, बाकुची हो गया, सोरेलिया कोरिलीफोलिया, शिग्रू, मोरिंगा ओलिफेरा, एरंड हो जाएगा, रिसिनस कॉम्युनिस, काले मेघ, एंड्रोगेफिस पेनिकुलाटा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।